ईडी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर कोई रेड करने वाला है या राहुल गांधी ईडी की कार्रवाई को लेकर देश में कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि ईडी के कुछ सूत्रों से उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद सरकार उनसे नाराज हो गई है और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा रेड करने की योजना बनाई जा रही है। और इस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ईडी को भी टैग किया है और लिखा है कि वो ईडी के अधिकारियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए चाय और बिस्किट का इंतजाम उन्होंने किया है और वो लिख रहे हैं कि मैं चाय और बिस्किट के साथ ईडी के अधिकारियों का इंतजार कर रहा हूं। यहां दो बातें नोट करने वाली है। पहला ये कि राहुल गांधी ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब वो दिल्ली में मौजूद नहीं है, बल्कि वो केरल के वायनाड में है और ये सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने वायनाड से लिखा है। दूसरी बात, इस पोस्ट की टाइमिंग क्या है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने यह पोस्ट देर रात 1:52 पर लिखा, जबकि इतनी रात को वो कभी इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर तो नहीं लिखते और इससे ऐसा संदेश जाता है कि उन्हें देर रात किसी ने यह जानकारी दी होगी और उसी समय उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ ईडी की कार्रवाई की यह आशंका जता दी। तो यहां बड़ी बात यह है कि रात में लगभग 2 बजे राहुल गांधी ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हैं और वो इस समय वायनाड में गए हुए हैं, दिल्ली में भी नहीं है। दोनों ही बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि वो ये जानकारी मिलने के बाद, अगर ये जानकारी उन्हें किसी ने दी है तो वो बहुत ही उससे शायद परेशान हो गए और उन्होंने बिना समय गंवाए रात में ठीक 2 बजे के आसपास ये सोशल मीडिया का पोस्ट लिखा। और वो चाहते तो वायनाड से दिल्ली आने तक का इंतजार कर सकते थे। उन्होंने वायनाड में रहते हुए रात में 1:52 के आसपास ये पोस्ट किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को कितना गंभीरता से लिया है और इस मामले ने, इस जानकारी ने उन्हें कितना चिंता में डाल दिया होगा। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी यही है कि राहुल गांधी को यह जानकारी दी किसने? ये जानकारी जिसने उन्हें इतना चिंता में डाल दिया, जिसके लिए उन्होंने सुबह का इंतजार नहीं किया, अपने दिल्ली लौटने का इंतजार नहीं किया, ये जानकारी कहां से आई होगी? इसके अलावा राहुल गांधी का यह भी कहना है कि उनके खिलाफ ये योजना इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि उन्होंने संसद में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था जैसे महाभारत में 6 लोगों के चक्रव्यूह ने अभिमन्यु को मारा, ठीक वैसे ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का चक्रव्यूह आज के भारत को मार रहा है। और यह भाषण उन्होंने 29 जुलाई को दिया था और आज 2 अगस्त को उन्होंने अपने खिलाफ ईडी की रेड का यह दावा किया है और वो कहते हैं कि ये रेड जो होने वाली है संभावित या जिसकी उन्हें आशंका है वो इस भाषण की वजह से हो रही है। तो हम जरा ये भी देख लेते हैं ये कौन सा भाषण है राहुल गांधी का जिसके बारे में वो कहते हैं कि बड़ा क्रांतिकारी भाषण था और ऐसा क्रांतिकारी भाषण था कि ये सुनकर सरकार बिल्कुल हिल गई और इसलिए उन्होंने ये सोचा कि राहुल गांधी पर अब ईडी की रेड डाली जाए। एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये वो क्रांतिकारी भाषण है जो राहुल गांधी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। राहुल गांधी के इस दावे के बाद कांग्रेस के सांसद माणिक टैगोर ने लोकसभा में
कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और संसद में इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ चर्चा कराने की मांग की है और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी यही कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने इतनी रात को ईडी के बारे में यह दावा किया है तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के दावों में कोई सच्चाई नहीं और वो देश में अफवाह फैलाना चाहते हैं। ये बीजेपी के डीएनए में तानाशाही है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनके ऊपर राजनीतिक हमला करे, कोई आवाज उनके पाप के खिलाफ उठे। चुनाव में तो जो ठोकर लगी थी भाजपा को, 303 से 240 आ गए, जिसमें 40 सीट बेईमानी की निकाल दो तो 200 रह गई। भारतीय जनता पार्टी समझ ले अब वो दिया जो बुझने वाला है वो लपक है उसकी। राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे। विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से पड़ताल पहले भी किया जाता था, इस बार भी पड़ताल। अरे कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता मामला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा राहुल गांधी। अब वायनाड से 2 बजे रात में वहां से अफवाह फैलाते हैं, झूठ की खेती करते हैं, झूठ का नैरेटिव करते हैं, ये डेमोरलाइज हैं, इसलिए ये झूठा अफवाह फैलाए हैं। हाउस चल रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है हाउस के अंदर अपनी बातों को ताकत से रखना, लेकिन झूठ की बात तो भरम ही फैलाते हैं ना। मुझको लगता है कि उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ईडी डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स हो या इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हो या कुछ हो तो उसके अंदर इंटरवीन करती है। मुझे नहीं लगता राहुल जी के कोई इस तरह के कनेक्शंस हैं और ये पब्लिसिटी लेने के लिए ज्यादा किया गया। पॉलिटिकल वेंडिटा तो कांग्रेस के राज में कितने हुए हैं। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को एक अलग स्तर पर लेकर जाना चाहती है और इसीलिए उनके सांसद माणिकम टैगोर ने यह प्रस्ताव दिया है सदन में कि वो चाहते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अब संसद में ईडी के दुरुपयोग पर, सीबीआई के दुरुपयोग पर, इनकम टैक्स के दुरुपयोग पर चर्चा कराई जाए। अब आप ये देखिए कि क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या फिर वो कोई राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ इस समय कुल मिलाकर 17 आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें एक ही मामला ऐसा है जिसमें ईडी का कोई हस्तक्षेप है या जिसमें ईडी उनके खिलाफ जांच कर रहा है, और यह मामला है नेशनल हेराल्ड का मामला। इस मामले में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को वर्ष 2015 में दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। और अगर राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई योजना बना रहा है, तो संभव है कि यह कार्रवाई नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ही हो सकती है, क्योंकि यह केस अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसकी जांच चल रही है, यह लंबित है। और इस मामले में वर्ष 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने कई बार पूछताछ की थी और यह वो मामला है जिसे रद्द कराने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा इस मामले में उन पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, उससे हो सकता है कि राहुल गांधी को अपने खिलाफ ईडी की रेड का यह डर सता रहा हो, क्योंकि अब चुनाव भी हो चुके हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके खिलाफ मुकदमा करने वाले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को 4 हफ्तों के अंदर अपना लिखित जवाब देने को कहा है और इस मामले में 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। यह सुनवाई इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा यह तय किया जाएगा कि सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में अतिरिक्त सबूत पेश कर सकते हैं या नहीं। और अगर हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी को यह अनुमति दे दी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जांच तेज हो जाएगी या यह मामला इससे भी और ज्यादा बड़ा हो सकता है और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से नए सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। हालांकि एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ यह मुकदमा किया था तब वो बीजेपी में थे, लेकिन उसके बाद
बीजेपी में उनके अच्छे दिन शुरू हो गए और वर्ष 2016 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा से सांसद भी बना दिया। यानी बीजेपी को उन्होंने ये मुकदमा करके खुश कर दिया था। लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी का बीजेपी से मोहभंग हो चुका है। अब बीजेपी से उनकी बनती नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी नहीं बनती। वो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर कहते रहते हैं और लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। वो मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ। और ऐसा माना जाता है कि आजकल वो ममता बनर्जी के काफी करीब हैं और टीएमसी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यानी अब ये इक्वेशन बदल चुका है। जिस जमाने में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर यह केस फाइल किया था, उस समय वो बीजेपी को बड़ा खुश करना चाहते थे और बीजेपी खुश हो भी गई थी और इसीलिए उन्हें राज्यसभा की सीट दे दी गई, इनाम मिला उन्हें। लेकिन अब वो स्थिति बदल चुकी है, इसलिए अब हम कह नहीं सकते कि अगली सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी वाकई में कोई नया सबूत पेश करना चाहेंगे भी या नहीं। और आजकल वो क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी हैं और ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि सुब्रमण्यम स्वामी अब भी क्या इस केस को उसी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाना चाहेंगे जो वो पहले चाहते थे। अब आप ये देखिए कि ये नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला क्या है और इस तरह के मामलों में छापेमारी और गिरफ्तारी की कितनी संभावना होती है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जिसे 1938 में राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। शुरुआत में इस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की एक कंपनी चलाती थी, जिसमें कांग्रेस और गांधी परिवार का प्रभाव था। लेकिन वर्ष 2008 में बढ़ते घाटे की वजह से नेशनल हेराल्ड अखबार को बंद कर दिया गया और जब इस अखबार को बंद किया गया तब इसे चलाने वाली एजेएल कंपनी के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी पूरे देश में। आरोप है कि उस समय कांग्रेस ने इस कंपनी को पार्टी फंड से बिना ब्याज के 90 करोड़ रुपए का लोन दिया और फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम से एक नई कंपनी बनाई और इसके बाद इस कंपनी को एजेएल को दिए गए लोन के बदले में कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल गई और इस तरह 90 करोड़ रुपए के लोन से एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां यंग इंडियन नामक कंपनी की हो गई। यानी एक तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो गई, क्योंकि ये वही कंपनी है जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38% की हिस्सेदारी है, जबकि बाकी के 24% शेयर कांग्रेस के अन्य नेताओं के पास हैं। और क्योंकि इस मामले में ईडी राहुल गांधी से वर्ष 2022 में 5 बार और सोनिया गांधी से 3 बार पूछताछ कर चुका है, इसलिए यह मामला ऐसा है कि इसमें आज नहीं तो कल जांच के मुताबिक कार्रवाई होनी तय है। लेकिन यह कार्रवाई कोई रेड होगी, यह कोई पुख्ता तौर पर कह नहीं सकता कि यह कार्रवाई किस रूप में होगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब ईडी ने इस मामले में 2 साल पहले सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ कर ली है, तो अब 2 साल के बाद ईडी राहुल गांधी पर रेड क्यों करेगा? 2 साल के बाद जब यह मामला इतना पुराना हो चुका है, कई वर्षों पुराना हो चुका है, तो अगर ऐसे में इतने वर्षों के बाद अगर ईडी की नींद टूटी है और वो राहुल गांधी पर कोई रेड करना चाहता है, तो इस रेड में उन्हें क्या मिलेगा? अब तक तो सब कुछ साफ हो चुका होगा, अब तक तो सारी सफाई हो चुकी होगी। इसलिए अगर ईडी ऐसा कोई कदम उठाता भी है इस मामले में, अगर कोई नया मामला है तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इस मामले में अगर कोई कदम उठाता है तो यह बेकार का कदम होगा, क्योंकि इतने वर्षों के बाद कोई भी आरोपी सारे सबूत लेकर अपने घर में बैठा नहीं होगा। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने ईडी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया था और उसे 5 बड़े अधिकार दे दिए थे, जिनमें ईडी अब अपनी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। ईडी के अफसर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। ईडी को रेड करने की पूरी आजादी है और उसे इसके लिए किसी से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और ईडी के मामलों में गवाहों के बयान को सबूत मान लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी अब लोकसभा में भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं और वो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और इसके बावजूद अगर ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो इसके लिए ईडी को लोकसभा स्पीकर से या सरकार से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपराधिक मामलों में ईडी को रेड करने की, गिरफ्तार करने की और जांच करके आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की पूरी स्वतंत्रता है। हालांकि अभी सरकार और बीजेपी यही कह रहे हैं
कि राहुल गांधी देश में अफवाह फैला रहे हैं और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक पुराना बयान मैं सुनवाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने इस बार के चुनाव में 22 मई को, जब चुनाव प्रचार चल रहा था इस बार का, तब 22 मई को दिल्ली के एक रैली में कहा था कि जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा और नेशनल हेराल्ड के घोटाले में भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। उन्होंने खास तौर पर नेशनल हेराल्ड घोटाले का नाम लेकर यह बात कही थी और यह पुरानी बात नहीं है, सिर्फ चुनाव से कुछ दिन पहले की बात है। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई पाई वसूली जाएगी। जिसने लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन यहां एक बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने जब यह बात कही थी तब तक चुनावों के नतीजे नहीं आए थे, तब चुनाव प्रचार चल रहा था और बीजेपी 400 पार के सपने देख रही थी। दूसरी बात यह है कि आज के राहुल गांधी पुराने राहुल गांधी नहीं है, अब राहुल गांधी बदल चुके हैं और चुनाव के बाद तो खासतौर पर पूरे देश ने राहुल गांधी में काफी नए बदलाव देखे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि उनके अंदर एक नए प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई देता है और यह आत्मविश्वास उनकी पार्टी में भी दिखाई देता है। इसलिए चुनाव से कुछ महीने पहले या और कुछ वर्ष पहले यह कार्रवाई हुई होती तो शायद राहुल गांधी इतना मुकाबला न कर पाते। लेकिन आज की जो स्थिति है, इन 99 सीटों के साथ और जो कुछ चुनाव के नतीजे आए हैं, राहुल गांधी पूरी कोशिश करेंगे कि अगर ये रेड होती है तो वो इसका पूरा राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे, इसे बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे और फिर जमकर एक विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश करेंगे।